प्यारे बच्चों, अल्फा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं शिवम शर्मा आ गया हूं एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एच.सी. वर्मा सॉल्यूशंस। पिछले वीडियो में हमने एच.सी. वर्मा का 1 से लेके शायद 5 तक का सवाल हमने किया था। आज उससे आगे 6वें नंबर सवाल से आगे देखते हैं कितना होता है। वीडियो का लेंथ ज्यादा ना हो तो देखते हैं। 6वां नंबर सवाल कहता है 2 चार्जेस 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम and 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम are placed at a separation of 10 cm. Where should a third charge be placed such that it experiences no net force due to these charges? देखिए, सवाल बड़ा ही आसान है, बस समझ का फेर है। कहता है 2 चार्जेस, हम इसका पोजीशन ए और बी से दिखा देते हैं। 2 चार्जेस 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम और दूसरा जो है 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम। ये 2 चार्जेज रखे हुए हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, हम ए बी जो कह सकते हैं, ये है 10 सेंटीमीटर। ये 2 चार्जेस को 10 सेंटीमीटर से सेपरेट किया गया है। आगे कहता है वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सच दैट नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ओवर दैट। अब हम तीसरे चार्ज को कहां रखेंगे? देखिए, सबसे पहला चीज है, ये हमारे पास एक प्लेन है। इस प्लेन में पूछ रहा है कि तीसरे चार्ज को कहां रखेंगे। तो सबसे पहला चीज देखिए, अगर हम इस लाइन के अलावा मान लेते हैं ये जो लाइन है ए बी का जो लाइन है, इस लाइन के अलावा हम कहीं भी तीसरे चार्ज को रख दें, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, सपोज सी। तो देखिए बी इस पे एक इधर फोर्स लगाएगा। हमने पहले ही पढ़ा है कि कूलम फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन अ लाइन। तो बी यहां पे फोर्स लगाएगा, बी सी ए सॉरी एफ सी बी, और जो ए है इस पे एक फोर्स इधर लगाएगा, एफ सी ए। देखिए, सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो रिजल्टेंट ऐसा होगा। नेट फोर्स 0 कभी हो ही नहीं सकता है। तो एक बात हमें मानना होगा कि कहीं भी इस स्पेस में अदर देन इस लाइन के हम कहीं भी किसी चार्ज को रख देंगे, उस पर नेट फोर्स लगना ही लगना है और वो 0 नहीं होगा। तो कहता है तीसरे चार्ज को कहां रखें कि वो चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहे। तो देखिए, हमें जरूर इस लाइन पे रखना होगा, जरूर इस लाइन पे ही रखना होगा उस थर्ड चार्ज को, जिसके कारण कि जो नेट फोर्स है वो 0 हो। तो देखिए, हमारे पास 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन इसके बीच में कहीं रख सकते हैं, इस वाले एरिया में, ए बी के बीच में, इस एरिया में कहीं तो भी रख सकते हैं। दूसरा बियॉन्ड बी के इस साइड, और तीसरा जो है वो ए के इधर। अब कैसे पता लगेगा कि हम तीसरे चार्ज को कहां रखें? तो देखिए, अगर तीसरे चार्ज को हमने इधर से स्टार्ट करते हैं, पहले लेफ्ट साइड का देखते हैं, फिर राइट साइड का देखेंगे, फिर बीच का देखेंगे। अगर हमने यहां किसी थर्ड चार्ज को रखा, मान लेते हैं सी चार्ज को यहां पे रख दिया, मान लेते हैं कि क्यू कूलम उसका ये है। देखिए, ये जो 2 कूलम है, ये 2 कूलम है, ये इस पे एक रिपल्सिव फोर्स इधर लगाएगा। जो चार्ज 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम है, ये भी एक रिपल्सिव फोर्स इधर लगाएगा। बताइए, नेट फोर्स कभी 0 हो सकता है? नहीं। तो नेट फोर्स नहीं होगा, ये इक्विलिब्रियम में चार्ज नहीं रहेगा। इस तरफ का क्या कंडीशन है देखते हैं। इधर भी अगर कोई क्यू चार्ज, देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव,
पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी। अगर निगेटिव रहेगा, देखिए मैं यहाँ पे माइनस क्यू लिख देता हूं, तो बी एक अट्रैक्टिव फोर्स इधर लगाएगा और ए भी एक अट्रैक्टिव फोर्स इधर लगाएगा। अगर ये चार्ज निगेटिव भी है तो भी ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इधर पॉजिटिव चार्ज को बी एक रिपल्सिव फोर्स उधर लगाएगा और ए भी एक रिपल्सिव फोर्स इधर लगाएगा। ये आप भली भांति जानते होंगे कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। माइनस क्यू के लिए बी क्या होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा और ए भी एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। स्टिल क्यू और माइनस क्यू दोनों भी, जिसकी भी बात करें, ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही कंडीशन है कि बीच में रखना होगा। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। यहां पे चार्ज को रखेंगे, वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। देखिए यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज हमने रख दिया Q, अगर पॉजिटिव चार्ज Q रखा तो B विल एक्ट अ रिपल्सिव फोर्स। इन द सेम वे A भी क्या करेगा, ये भी एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा एक ऐसे डिस्टेंस पे जहां पे ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो आपका चार्ज है C, इस पे जो चार्ज है वो Q कूलम है और ये x सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। A चार्ज से x सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो बताइए ये कितना होगा, 10 माइनस x। बच्चों वाली चीज है ये। अब देखिए कहता है कि ये इस तरीके से रखिए, ऐसा रखिए कि इन दोनों के बीच A जो C पे फोर्स लगा रहा है और B जो C पे फोर्स लगा रहा है वो इक्वल हो। अगर इक्वल होगा तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा ना। तो देखिए हम FCA को FCB के इक्वल कर देंगे। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 हमारा क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू Q अपॉन R स्क्वेयर। R आपका क्या है, x स्क्वेयर इज इक्वल टू, अगर ये दोनों फोर्स इक्वल है तभी नेट फोर्स 0 होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू Q अपॉन 10 माइनस x का होल स्क्वायर। देखिए कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। ये डिवाइड हो जाएगा, x नहीं, ये डिवाइड नहीं होगा, सॉरी, Q से डिवाइड हो जाएगा। हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिखते हैं, 10⁻⁻⁶ 10⁻⁻⁶ से डिवाइड हो जाएगा। तो 2/x स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/10 माइनस x का होल स्क्वायर। देखिए दोनों साइड रूट ले लीजिए, तो √2/x इज इक्वल टू 1/10 माइनस x। √2 हम क्या लिख सकते हैं, 10√2 माइनस √2x इज इक्वल टू x। √2x प्लस x इज इक्वल टू 10√2। x को कॉमन ले लीजिए, 10√2 अपॉन √2 प्लस 1। कैलकुलेट करेंगे। मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं, आप कैलकुलेटर का यूज मत कीजिए। ये क्लास का टाइमिंग, वीडियो का लेंथ ज्यादा बड़ा ना हो, इसके वजह से मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं। मैं नॉर्मल डेज में जब मैं कोई भी सवाल सॉल्व करता हूं तो मैं कैलकुलेटर का यूज नहीं करता हूं। ये टाइम आपका वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, टाइम को सेव करें, इसके वजह से मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं। बार बार आपसे रिक्वेस्ट है, आप कैलकुलेटर का यूज ना करें, ये बहुत ही बुरी आदत है। (10√2) divided by √2 plus 1। हाँ, तो आपका जो आंसर है वो है 5.857 सेंटीमीटर ना। हाँ, हमने सारे वैल्यूज को सेंटीमीटर में रखा था।
तो देखिए कहता है कि आपका जो थर्ड चार्ज है वो मतलब जो सी चार्ज हमने रखा वो ए से 5.857 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अगर हम रख दे, ये जो तीसरा चार्ज हम ए से 5.857 के डिस्टेंस पे रख दे, तो इस जगह पे नेट फोर्स जो है वो 0 लगेगा। कहने का मतलब ये जितना इस पे फोर्स लगा रहा है ये भी उतना फोर्स लगा रहा है। जैसे आपने टग ऑफ वॉर देखा होगा, एक रोप रहता है, इस पे रिबन रहता है, इधर से भी 500 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं कुछ लोग, और इधर से भी 500 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ये एक एग्जांपल है। तो उस केस में आपका जो रिबन है वो ना इस तरफ जाएगा और ना इस तरफ जाएगा। देखिए फोर्स तो लग रहा होता है, ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेस नहीं सह रहा है, स्ट्रेस होता है, लेकिन नेट फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स वहां पे कुछ नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पे वो चीज रेस्ट में होता है। तो वैसे ही ये जो क्यू चार्ज है वो रेस्ट में रहेगा। कितने सेंटीमीटर पे? 5.8 सेंटीमीटर पे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सेवेंथ नंबर सवाल। ये जो सवाल है ना, 6th नंबर सवाल का ही पार्ट है। कहता है सपोज द सेकेंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम is -1 into 10 raised to the power -6 coulomb. Locate the position where a third charge will not experience a net force. देखो सेम सवाल है, कहता है कि आपका जो A है वो 2 into 10 raised to the power -6 coulomb है, और ये जो B था ना हमारा, ये B के जगह पे पहले 1 था, अभी वो इसको निगेटिव चार्ज बना दीजिए, तो 1 into 10 raised to the power -6 coulomb आप लिख दीजिए। अब कहता है कि अब तीसरे चार्ज को कहां रखें। देखिए अभी भी वो लाइन में ही होगा, क्योंकि लाइन के अलावा इधर इधर कहीं भी आप रखेंगे तो उस पर एक नेट फोर्स लगेगा। ये उस पर एक फोर्स लगाएगा, ये उस पर एक फोर्स लगाएगा, और रिजल्टेंट जो हमने पढ़ा है वेक्टर में, वो रिजल्टेंट एक फोर्स आ जाएगा। बट हम अगर लाइन में रखें तो इस एरिया में या इस एरिया में, इस लाइन में ही, या तो इस तरफ, नहीं तो बीच में, नहीं तो इस तरफ, नेट फोर्स कहीं ना कहीं 0 होगा। तो देखिए हम पिछले बार बीच में देखे थे, तो यहां भी बीच से स्टार्ट करते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या नेट फोर्स 0 है। मान लेते हैं, किसी और मार्कर का यूज करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज रखा। प्लस क्यू चार्ज जो है, ये जो 2 माइक्रोकूलम चार्ज है वो इसको रिपेल कर रहा है कि नहीं। ये जो 2 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है वो Q को रिपेल कर रहा है। मीनवाइल -1 माइक्रोकूलम इज अट्रैक्टिंग प्लस Q, तो नेट फोर्स 0 होगा नहीं, दो फोर्स लग रहे हैं, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है। इस ए बी के बीच में पॉसिबल नहीं है। देखिए क्या इस तरफ पॉसिबल है, देखते हैं। यहां पे क्या है, अगर हमने प्लस क्यू चार्ज है, देखो यहां पे माइनस क्यू नहीं देखें, मे भी आप कमेंट में कह दें कि माइनस क्यू क्यों नहीं रखा बीच में, हो सकता था माइनस क्यू आ जाएगा, तो देख लेते हैं। देखो माइनस क्यू को निगेटिव को ये रिपेल करेगा और ये वाला अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरफ इसका मोशन होगा, तो यहां पॉसिबल नहीं है। देखिए प्लस क्यू को -1 वाला जो है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उसी समय ये जो प्लस चार्ज है ना इसको रिपेल करेगा। तो हो सकता है कि यहां पे नेट फोर्स 0 हो। इस साइड भी देख लेते हैं, अगर प्लस क्यू है तो प्लस क्यू को 2 माइक्रोकूलम रिपेल करेगा और ये वाला अट्रैक्ट करेगा। तो बड़ा दुविधा की वाली बात है कि दोनों तरफ हमें ऐसा लग रहा है कि नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन देखिए यहां पे अगर हम रख दें तो एक तो चार्ज बढ़ा, इस तरफ अगर रखें तो एक तो चार्ज बढ़ा,
और दूसरा डिस्टेंस कम। अगर इसके कंपैरिजन में हम ये डिस्टेंस को देखें, ये R1 और ये R2, तो ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है और एक तो डिस्टेंस बड़ा है, ऊपर से चार्ज छोटा है। तो यहां पे रिपल्सिव फोर्स ही ग्रेटर होगा और इस तरफ नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो बच गया ये। देखिए यहां पे हमने प्लस क्यू चार्ज रखा, ये डिस्टेंस R1 और ये वाला डिस्टेंस R2। बहुत ध्यान से समझिएगा, है तो कुछ भी नहीं, समझ का फेर है बस। तो देखो क्या कहता है कि ये डिस्टेंस R1 जो है ना वो R2 से ग्रेटर है। अगर R1 R2 से ग्रेटर है और ये जो देखिए ये डिस्टेंस छोटा, लेकिन जब डिस्टेंस छोटा तो फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा। ये चार्ज बड़ा है लेकिन डिस्टेंस छोटा है, तो कहीं ना कहीं इस एरिया में किसी डिस्टेंस पे वो क्या होगा, नेट फोर्स इस क्यू पे जीरो होगा। क्यू हो या माइनस क्यू, दोनों पे भी जीरो होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक सी पोजीशन मान लेते हैं जिसपे प्लस क्यू चार्ज दे देते हैं, और ये जो सी है बी से एक्स डिस्टेंस पे है। अभी भी डिस्टेंस इसके बीच का क्या है, 10 सेंटीमीटर है। FCA इज इक्वल टू FCB 1/4πε0। क्यू कितना है, 2 × 10⁻⁻6 इंटू कैपिटल Q अपॉन ये डिस्टेंस AC का कितना है, 10 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 1 × 10⁻⁻6 इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर। सेम कैलकुलेशन, ये डिवाइड हो जाएगा, Q से डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास बच गया 2/10 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। टेकिंग रूट बोथ द साइड, तो √2/10 + x इज इक्वल टू 1/x। √2x इज इक्वल टू 10 + x। √2x - x इज इक्वल टू 10। इतना लिख लीजिए। उसके बाद मैं इधर लिखता हूं, x इज इक्वल टू 10/, चलो एक स्टेप स्किप नहीं करते हैं, लिख ही देते हैं, x √2 - 1 इज इक्वल टू 10। Now x is equal to 10/√2 - 1। तो ये आ गया x जो डिस्टेंस है 24.14 सेंटीमीटर। देखिए कहता है B से जो आपका B से 24.14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम उस चार्ज को रखेंगे, तब नेट फोर्स जीरो होगा। और A से फ्रॉम A 10 ऐड कर दीजिए तो 34.14 सेंटीमीटर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नोट कर लिया, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
7वां नंबर सवाल हो गया। आठवां कहता है टू चार्ज पार्टिकल आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर अपार्ट। Two charged particles are placed at a distance 1 centimeter apart. What is the minimum possible magnitude of the electric force acting on each other? देखिए कहता मिनिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन टू पार्टिकल। डिस्टेंस दिया है, दो पार्टिकल है, इसके बीच का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। ये जो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ये दो पार्टिकल के बीच में है। हमें नहीं पता ये दो पार्टिकल कौन से पार्टिकल है, लेकिन हमें कहा है कि इनके बीच में मिनिमम पॉसिबल फोर्स क्या होगा, मिनिमम पॉसिबल कूलम फोर्स क्या होगा। तो देखिए मिनिमम पॉसिबल फोर्स के लिए मिनिमम पॉसिबल चार्ज चाहिए, क्योंकि हमारा जो कूलम फोर्स है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। डिस्टेंस दिया है तो, और ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, ये चेंज होगा, ये तो गिवन है तो चेंज कर ही नहीं सकते। तो मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम आपका चार्ज होना चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज विच एग्जिस्ट इज E। मिनिमम पॉसिबल चार्ज है जो एग्जिस्ट करता है वो E है, और ये इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वही मिनिमम पॉसिबल चार्ज होता है। तो निकाल लीजिए, हमारे पास Q1 और Q2 दोनों इक्वल है, और वो क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलिए फोर्स निकालिए 1/4 पाई, देखिए डायरेक्ट लिखते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, और डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, आर आपका 1 सेंटीमीटर है। इसे हम क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻2 मीटर। तो 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। देखिए मैंने कल ही आपको बताया था, मैंने कल आपको बताया था ऐसे सवाल बहुत आएंगे कि 1.6 जो दो इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स, दो प्रोटॉन के बीच का फोर्स है कि नहीं। तो उस केस में आपको मैंने कल यानी पिछले वीडियो में आप जब क्वेश्चन नंबर 3 या 4 कर रहे होंगे तो उसमें मैं ये चीज बताया था। मैंने ये बताया था कि हमेशा इस तरह के सवाल आएंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर होगा। 1.6 का स्क्वायर तो हम जानते हैं 2.56 इंटू 10⁻⁻38 हो जाएगा। तो देखिए 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2.56 इंटू 10⁻⁻19 -38 और 10⁻⁻4। देखिए इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लीकेशन के बाद 23.04 आएगा। तो मैंने आपको कल पिछले क्लास के जो वीडियो में ये देखा था कि हमने ये सजेस्ट किया था कि आप इसे याद कर लीजिए। आप ऐसे भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा। तो देखिए मैं लिख देता हूं 23.04, ये क्या हो जाएगा 13, और ये 10⁻20 -25 23. और आंसर चेक कर लेने दीजिए मुझे। कैसा ये पेज निकल गया है। हाँ तो 2.304 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन।
तो जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज है दो पार्टिकल के बीच में, जब डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर दिया है तो ये मिनिमम पॉसिबल फोर्स होगा, क्योंकि मिनिमम पॉसिबल फोर्स मिनिमम पॉसिबल चार्जेस के बीच में ही लगेंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए 9th नंबर सवाल कहता है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 100 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन these इलेक्ट्रॉन्स। कहता है देखिए 100 ग्राम वाटर है आपके पास, इसमें आपका वाटर है 100 ग्राम। कहता है इस वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। किसमें? 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल, ये थोड़ा सा फिजिक्स से हटके एक सवाल है, केमिस्ट्री में आपने इस तरह के मूल कॉन्सेप्ट में बहुत सारे सवाल किए होंगे। देखिए कहता है H2O, वाटर क्या है? H2O। 18 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 18 ग्राम वाटर में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं। तो बताइए 1 ग्राम वाटर में, बचपन में बहुत पिटाई हुई होगी और समझ ही नहीं आता था इस तरह के सवाल कैसे करना है। यूनिटरी मेथड, तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 18, ये इतना मॉलिक्यूल्स, इतने वाटर मॉलिक्यूल होंगे। और देखिए एक वाटर, तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए कहता है हाँ 100 ग्राम वाटर में, ये तो 1 ग्राम वाटर का है, तो 100 ग्राम वाटर में कुछ नहीं करना है, 6.022 इंटू 10⁻25 100 अपॉन 18, तो आपका कैलकुलेशन आ जाएगा 3.345 इंटू 10⁻24 molecules of water। देखिए इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। अब देखो H2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है कि नहीं? एक मॉलिक्यूल में, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो सिंपली आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देयरफॉर 3.345 इंटू 10⁻24 molecules consists how much electrons? 3.345 इंटू 10⁻25। 24 इंटू 10 कर दो ना, तो ये तो अंडरस्टूड है, आप उस लेवल पे पहुंच गए। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो अब कहता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा, तो हम देखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो उस पे कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत सिंपल सा सवाल है ये। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3.345 इंटू 10⁻25।
1.345 into 10 raised to the power 25. Three 535 200 1 2 3 4 2 है ये 2 इन ये इतना कूलम चार्ज आ जाएगा, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ चार्ज है ये। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 5.35 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 कूलम, यही आपका आंसर है। कहने का मतलब है कि a cup of water consists 5.35 into 10 raised to the power 6 coulomb of charge. Pause the video to note it down. बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 10th नंबर सवाल, पिछले सवाल से ही रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर आर लम्प्ड टुगेदर टू फॉर्म अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड ऑल द न्यूक्लियाई आर लम्प्ड टुगेदर टू फॉर्म अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। If these two particles are placed 10 centimeter away from each other, find the force of attraction between them. Compare it with your weight. देखो फिर से आ गया, आपके वेट से कंपेयर करना है। देखिए कहता है कि एक जो वाटर था ना 100 ग्राम, इसके सारे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों होंगे ना, न्यूट्रल ही होगा ना वाटर, तो कहता है इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होके लंप्ड, इसका मतलब होता है इकट्ठा होना, ये सारे इकट्ठा होके टोटल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बना लेते हैं और उनके जो न्यूक्लियाई हैं वो भी एक जगह इकट्ठा होके पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो सारे प्रोटॉन लंप्ड मतलब इकट्ठा होके वो क्या होते हैं, एक अलग पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं। तो देखिए पिछले सवाल में जो ये आया था, कितना आया था आंसर, -5.35 2 into 10 raised to the power 6 कूलम। देखिए जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही तो प्रोटॉन्स होंगे ना, तो उतना प्रोटॉन 5.352 बट ये पॉजिटिव होगा इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, और इनको 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया गया। तो कहता अब बताइए इनके बीच का कूलम फोर्स क्या होगा। एक बार फिर से मैं आपको कंडीशन को डिस्कस करता हूं कि क्या कंडीशन पूछा है क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि इन 100 ग्राम वाटर में सारे इलेक्ट्रॉन को एक जगह इकट्ठा करके निगेटिवली चार्ज पार्टिकल बना दिए, उन सारे न्यूक्लियाई को एक जगह इकट्ठा करके वो पॉजिटिवली चार्ज बना दिए, और उन दोनों जो इकट्ठा किए गए पार्टिकल हैं उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 10 सेंटीमीटर है। तो अब उनके बीच का कूलम फोर्स क्या होगा। अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला कि
100 ग्राम वाटर में इलेक्ट्रॉन इतना है, उस पे नेगेटिव चार्ज इतना है तो पॉजिटिव चार्ज भी इतना ही होगा। तो ये Q1 और ये आपका Q2। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। हम R को क्या लिख दें, 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2। Q1 और Q2 दोनों भी सेम है, मैं इसका स्क्वायर लिख दूं 5.35 इंटू 10⁻⁶ का स्क्वायर अपॉन R क्या है 10 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। F इज इक्वल टू 9, कैलकुलेट कर लेता हूं, तो ये आ गया आपका 2.576 इंटू 10⁻25 न्यूटन। आंसर एक बार चेक कर लेता हूं मैं। हाँ बिल्कुल सही है, 2.576 इंटू 10⁻25 न्यूटन। ये आपका फोर्स हो जाएगा। उन दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल को अलग करके 10 सेंटीमीटर पे जब सेपरेट करेंगे तो उनके बीच इतना फोर्स लगेगा। ये बहुत ही बड़ा फोर्स है, बहुत बड़ा। अब कहता है आप अपने वेट से इतना, पॉज कीजिए और नोट कीजिए, फिर इसके अगले पार्ट को मैं डिस्कस करता हूं। कहता है कि आप अपने वेट से, देखिए मेरा जो वेट है वो है mg, 70 इंटू 10 हम कंसिडर कर लेते हैं 700 न्यूटन। अब कंपेयर कीजिए तो 2.57 इंटू 10⁻25 अपॉन 700। तो ये आ गया 3.68 इंटू 10⁻22 टाइम्स। तो मेरे वेट से इतना गुना ज्यादा बड़ा ये फोर्स है। 3.68 इंटू 10⁻22 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। आप अपने वेट के हिसाब से निकालिए, आपका जो भी वेट है कैलकुलेट कीजिए। देखो मास और वेट में बच्चों बहुत डिफरेंस है। तो कोई बच्चे डायरेक्ट आपका जो मास 70 kg है तो उसको वेट मत ले लेना, वो मास है। अगर आपने 11th में मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो ये नॉलेज होगा। तो 70 kg इंटू 10। चलो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, 11 number problem. Consider a gold nucleus to be a sphere of radius. Consider a gold nucleus to be a sphere of radius 6.9 Fermi in which protons and neutrons are distributed. Find the force of repulsion
between two protons situated at largest separation. देखिए कहता है कि एक गोल्ड न्यूक्लियस है, गोल्ड न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो गिवन है 6.9 फर्मी। 6.9 फर्मी इसका रेडियस दिया है। जहां पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सेपरेटेड रहते हैं, हम सभी जानते हैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कहता है फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू प्रोटॉन्स सिचुएटेड एट लार्जेस्ट सेपरेशन। देखिए इसका जो रेडियस है वो 6.9 फर्मी है, तो जो डायमीटर होगा और 6.9 फर्मी ऐड कर दीजिए, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 13.8 फर्मी इसका डायमीटर होगा। लार्जेस्ट सेपरेशन किस स्फीयर में क्या होगा, डायमीटर के एंड्स। तो यहां पे एक प्रोटॉन को मान लेते हैं और यहां पे भी एक प्रोटॉन को मान लेते हैं। अब कूलम फोर्स से निकाल दीजिए, बहुत ही सिंपल सा चीज है ये। सेपरेशन आपको पता है, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन 13.8 इंटू 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। देखिए हम ये जो R है ना, R मतलब रेडियस नहीं है, R मतलब डिस्टेंस, 13.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो हम 9 इंटू 10⁻⁹, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। देखो बार बार मैं बता रहा हूं, फिर से ये चीज आ गया, तो 13.8 इंटू 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। चलिए मैं इसे कैलकुलेट कर देता हूं। तो ये आ गया 1.2098। हम इसे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.2 लिख देते हैं, 21 लिख देते हैं, 1.21 न्यूटन। तो कहता है गोल्ड न्यूक्लियस में जो लार्जेस्ट सेपरेशन पे जो दो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का फोर्स इतना आया। इस क्वेश्चन में आगे भी एक पार्ट है, कहता है व्हाई डू दिस प्रोटॉन्स नॉट फ्लाई अपार्ट अंडर दिस रिपल्सन। कहता है ये जो प्रोटॉन्स है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है ना, हम तो पहले से पढ़ के रखे हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, कितना 1.2 न्यूटन। तो ये फ्लाई क्यों नहीं कर जा रहे हैं, ये एस्केप क्यों नहीं कर जा रहे हैं। तो देखिए हम जानते हैं यहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हम जानते हैं इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, फिर भी ये एस्केप क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर है विच इज न्यूक्लियर फोर्स। यहां पे न्यूक्लियर फोर्स भी लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स लगने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको ओवरकम नहीं कर पा रहा है। दो प्रोटॉन के बीच में, देखिए न्यूक्लियर फोर्स अगर मैं अभी बताने लगूं तो ये बड़ा टॉपिक हो जाएगा। दो प्रोटॉन के बीच में क्या होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स लगते रहता है न्यूक्लियस के अंदर, और ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है। जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, और वहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। तो इस
इस कंडीशन में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक होता है। इसके वजह से इलेक्ट्रॉन दूर नहीं चले जाते हैं। प्रोटॉन अंदर में ही रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर में रहते हैं, इसलिए वो एस्केप नहीं करते, वो फ्लाई नहीं करते हैं। यही है इसका क्वेश्चन। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 12 से लेके 20 तक का, उसमें 12 नंबर से 20 तक का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये करूंगा, और बहुत जल्द ही ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा। चलो बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे।